हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे किताब उफ कोलकाता का, जिसे लिखा है सत्य व्यास ने। यह इनकी 5वीं किताब है। इसे प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने। अमेजन पे इसका मूल्य 140 रुपये है और इसमें पृष्ठों की संख्या 158 है। और यह एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की किताब है। तो चलिए इसकी पहले कहानी समझ लेते हैं। यह कहानी 3 दोस्तों की है, सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र की। ये तीनों कोलकाता के निकट कोलाघाट के पास एक कॉलेज कविगुरु भारती विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सिद्धार्थ अपने घर से ट्रेन से वापस लौट रहा था हॉस्टल के लिए, तो उसकी सीट पर एक लड़की आकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में वह लड़की वहाँ से गायब भी हो जाती है। सिद्धार्थ यह देख के आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन उसे लड़की से लगाव हो जाता है, इसलिए वह उसे खोजने के लिए दर दर भटकता फिरता है। कुछ दिन बाद वही लड़की उसे दिख जाती है, लेकिन वह कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। बेवकूफ़ाना सोच के तहत कब्रिस्तान में वह लड़की खोजने आया। इन्हीं सोचों में वह कमर पर हाथ धरे खड़ा ही था कि उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने अपनी पीठ पर किसी के सांसों की आवाज़ महसूस की। वह झटके से पीछे मुड़ा और ठीक पीछे अपनी आंखों में झांकती एक जोड़ी आंखें देखी। आंखें धुली धुली, जुल्फ़ें जैसे चेहरे को ढक लेने को आमादा, और मुस्कान बिछड़े प्रेमी के अचानक मिल जाने जैसी आकस्मिक। सामने वही लड़की खड़ी थी। बातचीत में उस लड़की ने अपना नाम मोहिनी बताया। जब सिद्धार्थ ने पूछा कि फिर कब मिलोगी, तो उसने कहा कि यहीं कब्रिस्तान के आसपास ढूंढ लेना। एक दिन ये तीनों दोस्त एक पार्टी करने के लिए रात को 3 बजे एक सुनसान जगह पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और रुद्र को कुछ अजीब सा लगता है। एक सीटी की धुन उसके मुंह से फूट पड़ी। अभी वह धुन पूरी ही कर पाता कि उसे एक धीमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, वैसे ही जैसे कोई मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कह रहा हो, ऐसे जैसे किसी की नींद में किसी के आराम में खलल पड़ा हो। अचानक ही रुद्र को आभास हुआ कि उसके दाहिने जूते पर कुछ रेंग रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि किसी औरत के बड़े हुए बाल उसके जूते पर बढ़ते आ रहे हैं। उसने एक दफ़ा फिर से चेहरे को झटका दिया। अब की बार उसने और साफ देखा कि वो लंबे बाल अब बाएं जूते पर भी रेंग रहे हैं। रुद्र भागता हुआ सिद्धार्थ के पास आया और सिद्धार्थ को सारी कहानी बताई। सिद्धार्थ भी रेलवे लाइन के पास गया और वहाँ पर उसने जो कुछ देखा उसकी खिड़की बज गई। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वह ठिठक गया। नहीं, दरअसल उसके पांव जम गए। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि बदन में दौड़ रहे लहू को एक लख्त जमा देने वाला नज़ारा सामने था। उसने देखा कि सामने पटरी पर लंबे बालों वाली एक औरत रूपी काया पटरी पर लेटी हुई है, यूं जैसे कोई दोनों पटरियों से कट जाने को लेटा है। काया जिसकी आंखों के नीचे का काजल बहकर पसर गया है। सफ़ेद कफनी जैसे ढीले कपड़े में लिपटी उस काया के बाल उसके पाँवों को छू रहे थे। अचानक ही उस काया ने चेहरा उठाया और एक विस्मय भरी मुस्कान से सिद्धार्थ को देखा। काया चारों पाँवों पर सरकते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्त वहाँ से दुम दबाकर भागे और तब तक भागते रहे जब तक हॉस्टल नहीं आ गया। लेकिन क्या भला टल गई थी? नहीं, भला तो साथ आई थी। और अगर किसी के पास गैर दुनियावी आंखें हों तो वह देख पाता कि वह कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई और साथ ही चली आई थी। और यह चुड़ैल हॉस्टल में घुसने का मौका ढूंढने लगी और एक दिन उसे यह मौका मिल ही गया। रुद्र का झगड़ा एक यशरंजन नाम के लड़के से था। वह उसे मजा चखाने के लिए उस पर जादू टोना करने का एक प्रैंक करना चाहता था और जादू टोना से ही वह काया अंदर आ गई। जब वह दोनों लौटे थे तो गलियारे में कोई नहीं था, या शायद यह भी उनका वहम ही था। गलियारे में कोई आ चुका था। उनका मजाक उनके आने का कारण बना था। उनके आने का रास्ता उन्होंने खुद ही अनजाने में बना दिया था। वह काया जिसे आने के लिए पाँवों की ज़रूरत भी न थी, अब किसी को देखे न देखे गलियारे में लहरा रही थी। और ठीक उसी तरह लहराते हुए वह यशरंजन के दरवाजे पर कुछ क्षण रुकी और रुकी रही, और वह चुड़ैल यशरंजन पर सवार हो गई। अब यशरंजन का हाव भाव बदल गया। वह लड़कियों जैसा व्यवहार करने लगा। रात के सन्नाटे में पायल की आवाज़ आती। पूरे हॉस्टल में डर का माहौल हो गया था। यह काया सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को दिखती थी। और सिर्फ यही काया नहीं, वह लड़की मोहिनी भी सिद्धार्थ को ही दिखती थी। उसके दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते थे कि तुम भूत को डेटिंग कर रहे हो, लेकिन वह मानता नहीं था।
और उसे हमेशा खोजने के लिए लगा रहता था। एक दिन वह उसे नदी के पार देखता है। वह सन्यासी और अघड़ों के पास जा रही थी। इससे सिद्धार्थ डर जाता है और उसे भी शंका होने लगती है कि वह भी तो चुड़ैल नहीं है। इधर हॉस्टल में वह चुड़ैल यशरंजन को छोड़कर रवि नाम के एक लड़के पर चली गई और उसे भी बहुत परेशान किया। और कुछ दिन बाद रवि को भी छोड़ दिया और राजीव के अंदर चली गई। काया ने झांक कर देखा कि राजीव क्या देख रहा है। राजीव नहीं देख पाया कि उसके ठीक पीछे कोई आ बैठा है, मगर तभी अचानक राजीव को खुले दरवाजे से ठंडी हवा के आने का अंदेशा हुआ। उसे अपनी गर्दन पर भी किसी की सांसों का अंदेशा हुआ। उसे लगा कि वह कमरे में अकेला नहीं है। उसे ठीक ठीक याद था कि उसने दरवाज़ा बंद किया था। अब की दफ़ा राजीव समझ पाया कि उसके ठीक पीछे कोई हल्के हल्के हंसते हुए सांस ले रहा है। वह यहीं जांचने के लिए पीछे मुड़ा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसके ठीक सामने काया का चेहरा था। मुस्कुराता, डराता और फिर गुस्से से अंगार होता काया का चेहरा देर हो चुकी थी। काया अब उसके सामने नहीं, उसके ऊपर थी। हॉस्टल के गलियारे में अब की फिर से थोड़ी थोड़ी बदली आवाज़ में वहीं भूतिया गीत गूंजने लगे थे। कौन विधि लिख ले लीलार मोरे देवता, निस्दिन दो अब पहाड़ रे, माई हो जन्मते तरस खाई हम पे, पथरा पफोड़ब कपार रे। काया ने एक दफ़ा फिर से शरीर बदलकर राजीव को चुना था। एक भूत भगाने वाले को बुलाया गया। उसने बताया कि इस चुड़ैल का नाम नैना जोगिन है, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाया। यह काया सबको परेशान कर चुकी थी और अब उसका अंतिम टारगेट था असगर अली। असगर अली अपनी खाम ख्याली पर मुस्कुराते हुए वह अभी मुड़े हुए ही थे कि उनके कान में किरचियों सी आवाज़ गूंजी, यूं कि जैसे कोई अपने नाखून से सीमेंट की पक्की ज़मीन खुरच रहा हो। वह पहली दफ़ा भयभीत हुए और इसी अवस्था में खुद को बाहर निकल जाने को तैयार किया कि तभी एक लर्जा आवाज़ ने उनके कदम बर्फ़ कर दिए। मर्दाना और जनाना आवाज़ के बीच की कोई खराश आई। किसी ने पुकारा, बाबू। भय से पीले पड़े असगर अली ने भागने की चेष्टा की, मगर बढ़ाए वजन के कारण लड़खड़ाए और दो बेंचों के बीच फंस गए। उनकी सांसें धौंकने से भी तेज भागने लगी। वह काया चारों पाँवों से चलती हुई आगे बढ़ने लगी। काया के असगर अली तक पहुंचने से पहले ही असगर अली की सांसें उनका साथ देना ही छोड़ देती अगर पिछला दरवाज़ा एक धड़ाके की आवाज़ के साथ खुल गया होता और वह काया असगर अली पर आ गई। अब असगर अली अपनी पत्नी की मैक्सी पहनकर टहलने लगे और वहीं लिपस्टिक लगाकर वहीं पुराना लोकगीत गाने लगते थे। पूरी यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल हो गया था। सब लोग डरे हुए थे, किसी के पास कोई सुझाव नहीं था। इधर सिद्धार्थ और उसके दोस्त एक दिन मार्केट में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें मोहिनी दिख जाती है। वह मोहिनी के पीछे हो लेता है और मोहिनी के पीछे जाता रहता है। सिद्धार्थ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मोहिनी वहाँ जा रही होती है कि जहाँ से उन लोगों को चुड़ैल ने पीछा किया था। वह देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन तब भी मोहिनी के पास जाता है। और जब सिद्धार्थ मोहिनी से मिला तो उसने बताया कि वह कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, वह एक पैरासाइकोलॉजिकल स्टूडेंट है और भूतों पर रिसर्च कर रही है। वह नैना के आत्मा को बुलाना चाहती है और उससे सच्चाई जानना चाहती है। उसने अपने सिस्टम से नैना की आत्मा को बुलाना चाहा। यह सब देखकर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित रह गया था। नैना की आत्मा आई और कुछ पल के लिए मोहिनी बेहोश हो गई। और जब मोहिनी होश में आई तो उसने सारी कहानी सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को बताई कि यह कहानी 35 साल पुरानी है और नैना की आप बीती सुनाना शुरू कर दी। यह कहानी मैच करती है असगर अली के साथ। दरअसल असगर अली, जो आज यहाँ के प्रोफेसर हैं, पहले यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्हें नैना नाम की लड़की से प्यार था। ये दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं और भाग जाने का निर्णय करते हैं, लेकिन असगर अली को उसके पिता ने लालच देकर रोक लिया। लेकिन नैना स्टेशन पहुंच चुकी थी। असगर अली ने नौकरी और प्रेम को दिमाग के तराजू पर तौला और ब्रीफकेस से कपड़े निकाल लिए, गुस्ल ली और सो गए। स्टेशन पर असगर अली का इंतजार करती नैना कहीं की नहीं रही। 10 बजे की ट्रेन थी, मगर उसने 3 बजे तक इंतजार किया। जब इंतजार असहनीय हो गया तो उसने गहने पहने, मांग भरी, दुल्हन बनी और ट्रेन की पटरियों पर लेट गई। ठीक 3:15 बजे कोई ट्रेन आई और नैना के जिस्म का वजूद ख़त्म करके चली गई। और अब नैना असगर अली को मार के ही मानेगी, लेकिन इन स्टूडेंटों का कर्तव्य बनता है कि असगर अली को किसी तरीके से बचाया जाए। उसका बस एक ही सल्यूशन था कि जहाँ पर नैना कट के मरी थी वहाँ पर ठीक 3:15 बजे कोई ट्रेन ना गुजरे
तो नैना की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। और इसके लिए इन लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया और प्लान के तहत ये लोग पहुंच गए थे उसी जगह। अक्सर जो बातें दिन में नहीं कही जा सकती वो बातें रात का इंतज़ार करती है। अक्सर चेतन जिन पुरकशिश कामों पर रोशनी नहीं डालता वह रात के अंधेरे में ही पूरी होती हैं। आज ऐसी ही रात थी। आज नैना के मुक्ति की रात थी। लेकिन क्या नैना मुक्ति पाएगी? क्या सिद्धार्थ और उसकी टीम अपने काम में सफल होगी? ये सब जानने के लिए आपको किताब पढ़ना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताकर इसके माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। कोई लेखक यदि अपनी लिखावट से ही लोगों को डराने में कामयाब हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि उसकी कृति अच्छे से सफल हो गई। सत्यव्यास जी ने बेहतरीन और डरावने शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसा समा बांधा है कि आप एक बार किताब उठाएंगे तो इसको अंत तक पढ़ के ही मानेंगे। उर्दू के बेहतरीन लफ्ज़ों का प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है कि ये उर्दू के महान ज्ञाता हैं। अगर कुछ निगेटिव चीज़ों की बात करूं तो यह सत्यव्यास की 5वीं किताब है और 4 किताबों की अपेक्षाकृत बात करूं तो इसमें कहानी में थोड़ी सी कसावट की कमी है और कहीं कहीं यह कहानी थोड़ी सी ओवर होती है। जहाँ पे कॉमेडी सीन्स नहीं चाहिए थे वहाँ पर भी कॉमेडी सीन्स लाए गए हैं, लेकिन यह सब कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। ओवरऑल आप लोग किताब पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा ये हॉरर कॉमेडी किताब पढ़ के। जिन्होंने किताब पढ़ी हो बताइए कैसी लगी आपको किताब, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लोग इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।